दामाद घर आता तो सहन में धोती पहनकर लेट जाता। मेरी लड़कियां शर्म के मारे छुपती फिरती। तंग आकर एक रात उसकी धोती में काकरोच छोड़ दिया। फिर उस रात मैं तो तंग आ चुकी थी अपने दामाद की बेहुदा हरकतों से। आए दिन सहन में चारपाई बिछाता, धोती पहनकर लेट जाता। भला ये भी कोई बात थी? मेरा घर जवान बच्चियों का घर था और एक मेरा दामाद था जिसने शर्मो हया बेच कही थी। अमजद मेरी बड़ी बेटी का शौहर था और मेरे शौहर का सगा भांजा भी। मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन मजाल है कि उसने 1 रुपया भी कमाकर कभी मेरी बेटी के हाथ में रखा हो। अब मेरी बेटी स्कूल पढ़ाने गई थी और वो हमारे घर पर चारपाई पर धोती बनियान पहने सो रहा था। ना जाने इतनी सख्त दोपहर में सहन में धूप में बिछी चारपाई पे उसे नींद कैसे आ जाती थी। दिन के 12 बज गए थे और दामाद की नींद थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने लाहौरी कूलर का बटन बंद किया तो वो खसमसा कर आंखें खोल ली। मैं गुस्से से उसे घूर रही थी। वो मुझे देखने लगा, कहने लगा, मामी जी कूलर क्यों बंद कर दिया? अभी जाकर तो कुछ सुकून की नींद आई थी। रात भर तो मुझे मच्छर सोने नहीं देते। हालांकि उसके खराटों की आवाज़ से पूरी रात हम सब की नींद हराम हुई थी। मैंने कहा, तुम्हारे मामू की मिली नहीं चलती यहाँ पर, ना ही उसके कारखाने चलते हैं। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा है, इसलिए दिन में 12 बजे के बाद कूलर नहीं चलेगा। मैंने तीखे लहजे में जवाब दिया, मेरा जी चल रहा है काम काज ना दुश्मन अनाज का। ये मिसाल मेरे दामाद पर बिल्कुल फिट थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा इतना कहना उसको यूं चुभ जाएगा। उस बेशरम ने अपनी बनियान को उतार कर भी साइड पर रख दी। वो अच्छा खासा बड़ी जिसामत का मालक था, फिर खा पी कर घर पर ही तो बैठा रहता था। उस पर बगैर बनियान पहने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, ज़रा रानी से कह के 3 पराठे तो बनवा दें और साथ में 2 गिलास लस्सी के भी। और हाँ मामी, किसी ज़रा सी चाटी हुई लस्सी और ठंडी यख होनी चाहिए। ये कहकर वो उठा और अपनी धोती संभालता हुआ वॉशरूम में घुस गया। शर्म के मारे मेरी अपनी नज़रें झुक गई थी। रानी जो किचन में खड़ी थी फ़ौरन से किचन से बाहर आई और गुस्से से बोली, अम्मा इस मुफ्तखोरे के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। ये भी कोई बात है? ये अपने घर में क्यों नहीं रहता? जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर में घुसा रहता है। इसे निकाले यहाँ से। मैंने रानी को मना कर दिया और ख़ुद किचन में घुस गई। उस खोर के लिए 3 पराठे बनाए और चाटी की लस्सी भी, जिसे पीकर उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और मूंछों को ताव देकर डकार लिया और कमरे में चला गया। मेरा जी चाहा इस कमीने का गला ही, लेकिन मैं बेबस थी। मेरी 3 ही बेटियां थी, कोई बेटा ना था। शौहर किसान था, अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करके घर को चलाता था। मेरे शौहर की एक बहन थी जो बहुत बीमार रहती थी। मेरी नंद आदत की अच्छी थी, लेकिन जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ था वो बीमार रहने लगी थी। बेटा मेरे होश उस वक़्त उड़े जब मेरी नंद ने मेरी बड़ी बेटी रक्षंदा का रिश्ता मांगा। मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, 14 जमातें पास की थी, लेकिन नंद का बेटा चिट्टा अनपढ़ अंगूठा छाप नंद बीमार थी, इसलिए भाई को ब्लैकमेल करके रिश्ता तय करवा लिया। कहने लगी, मरती हुई बहन की आखिरी आरजू पूरी कर दो, रक्षंदा को मेरे अमजद की दुल्हन बना दो। हालांकि मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए तैयार ना थी। कहती थी और मुझे भी वो लड़का एक आंख नहीं बाता, लेकिन मैं शौहर के सामने बोल ही नहीं पाई। मेरी नंद ने रक्षंदा को अपनी अंगूठी पहनाकर बात पक्की कर दी। नंद के जाने के बाद रक्षंदा मुझसे रोते हुए कहने लगी, अम्मा मरने वाली के लिए क्यों अपनी बेटी को जीते जी मौत की सज़ा दे रही हो? मेरी बच्ची बहुत रोई थी, मेरी बहुत मिन्नत समाजत की थी, मेरे भी और अपने बाप की भी, लेकिन उस वक़्त मेरे शौहर पर और बहन की मोहब्बत सवार थी। मैंने भी दबे लफ्ज़ों से कहा था कि सुनिए जी, अमजद कुछ कमाता भी नहीं, मेरी रक्षंदा गुजारा कैसे करेगी? मेरा शौहर कहने लगा, सीधा सादा है मेरा भांजा, जो काम कहूँगा करेगा, मुझसे डरता भी है, फिर बड़े ससुराल झंझट से भी नहीं होगा। मुझे सकीना ने भी ये कहा कि जहेज़ में कुछ ना दूँ, अच्छा है। मेरी बच्ची बहन के घर चली गई और अमजद का क्या? अरे मर्द तो शादी के बाद ही कमाना शुरू करते हैं, जब जिम्मेदारी डले तो वो कमा भी लेगा। और मेरी फूटी किस्मत, अमजद ने नहीं कमाना था, एक आना भी कभी नहीं कमाया।
मैंने भी इसकी वक़्त अपनी बेटी को तसल्ली और दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। मर्द ऐसे ही होते हैं। तू सारी जिम्मेदारियां पर डालना। मेरी बेटी सब्र का घूंट पी गई। मैंने अपनी बेटी को उस नकम्मे नखट्टू के साथ ब्याह दिया। अमजद पहले तो हर वक्त मेरे शौहर के आगे पीछे जी मामू की रट लगाता था, लेकिन जैसे ही शादी हुई उसका असर रूप तो हमें बाद में ही नज़र आया। शादी को चंद माह ही गुजरे थे कि मेरी नंद खाल के हकीकी से जा मिली। अमजद के अंदर जो थोड़ा बहुत माँ का लिहाज था वो भी जाता गया। वो मेरी बेटी से बदज़बानी करने लगा। मेरी बेटी जब भी घर आती रोकर मुझे उसकी हरकतें बताती। सास के मरने के बाद मेरी बेटी घर में अकेली होती थी, इसलिए वो मेरे घर आकर दिन गुजारने लगी। अमजद सुबह ही काम पर जा चुका था। वो पीछे अकेली होती थी, लेकिन बहुत जल्द ही ये भी मालूम हो गया कि यह काम पर जाना भी अपनी आंखों में धूल झोंकना था। शुरू शुरू में अमजद ने खुद को मेहनती दिखाने के लिए एक दुकान पर किराने का काम शुरू कर लिया था। मेरी नंद का घर मेरे घर के करीब ही था, इसलिए बेटी पूरा दिन मेरे पास आ जाती कि चलो जब शौहर के आने का वक़्त होगा तो अपने घर चली जाएगी। फिर अमजद को भी इस बात का कोई इतराज़ न था। शुरू शुरू में हमने इसकी बड़ी आवभगत की। वो रात का खाना भी हमारे ही घर से खाकर जाता था, और कभी दाल सब्ज़ी होती तो साफ मुंह कह देता कि आप लोगों के घर में अच्छा रवाज है कि दिमाग की दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने रोज़ उसके लिए कभी मुर्गी और कभी गोश्त बना रखना, क्योंकि वो उस वक़्त मेरी बेटी को घर के अखराजात में तंगी नहीं देता था। लेकिन फिर ये राज भी मालूम हो गया कि उसने अपने मालक के गले से पैसे चोरी किए। वो मालक हमारे घर आकर बहुत शोर शराबा करके गया। कहने लगा चंद माह से वो रोज़ 1000-1200 की चोरी करता है। दुकान का मालक तो अमजद को पुलिस के हवाले करने वाला था, मगर जागर सोई तो हमारी ही होनी थी, इसलिए मेरे ही शौहर ने उसका नुकसान पूरा किया। अमजद कहने लगा ये शख्स झूठा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन जिस तरह वो नज़र चुरा रहा था साफ ज़ाहिर था पैसे उसने चुराए हैं। बहरहाल हम क्या कर सकते थे। मैंने अपनी बेटी को कहा जैसे तैसे भी है अपने घर पर ही गुजारा करे, क्योंकि मेरी 2 बेटियां और भी थीं जिनको मैंने ब्याना था। और यूं दामाद और बेटी घर पर बैठे हों तो दूसरी बेटियों के रिश्ते भी ठीक से नहीं आते। मेरी बेटी सब्र का घूंट पीकर वापस अपने घर चली गई, लेकिन अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि रूठी हुई वापस मेरे घर आ गई। कहने लगी कि अमजद ने घर को बेच दिया है। अम्मा वो जुआ खेलने लगा है और काफ़ी पैसा वो जुए में उजाड़ चुका है। आज 4-5 हट्टे कट्टे मर्द घर आए थे, उससे अपने पैसे का तकाजा करने लगे। मैं थोड़ा डर गई थी। उन्होंने जब अमजद का गिरेबान पकड़ा तो उसने घर की चाबी पकड़ा दी। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी बेटी बेतहाशा रो रही थी, कह रही थी अम्मा मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो जुआरी भी है और कुछ कमाता भी नहीं, और घर भी बेच दिया, कल मुझे भी बेच देगा। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे दिल में सीने से खींचने लगा। मैंने बेटी को सीने से लगाया और घर पे बिठा लिया। अमजद तब से घर पे रहने लगा। मेरा शौहर इन दिनों बहुत परेशान था, क्योंकि अमजद पूरे गांव में चोर मशहूर हो चुका था। जिस तरह से चोरी की आदत उससे पड़ चुकी थी, कोई भी उसे अपनी दुकान पर बैठाने को तैयार न था। पर उसकी कुछ आदत बहुत बुरी थी। जब तक वो घर में रहता धोती बांधे बनियान पहने सहन में बैठा रहता। मेरी कंवारी बेटियां नागवारी से उसे देखती। जब भी मेरी बेटियां सहन की सफाई करती अमजद की नज़र उन पर टिकी रहती। एक बार मेरी मंजली बेटी का रिश्ता आया। वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हुए तमीज़दार थे। मेरी दूसरी बेटी ने भी 14 जमातें पढ़ी थी, लेकिन जब उन्होंने सहन में बैठे मेरे दामाद अमजद को देखा तो परेशान हुए, क्योंकि वो धोती और बनियान में ही बैठा था। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात थे, जैसे नापसंदगी से उसे देख रहे हों। हालांकि मैं उसे कह चुकी थी रानी का रिश्ता लेने कुछ लोग आने वाले हैं, तुमको कोई ढंग के कपड़े पहन लो। लेकिन वह अपनी मर्जी का मालक था, जानबूझकर ऐसी हरकतें करता था जिससे हमें ही गुस्सा आए। फिर जब हम उनके सामने चाय और दूसरे लवाजमात रखे तो अमजद ने जाहलाना तरीके से सब चीज़ें खानी शुरू कर दी। मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया। बहरहाल वो लोग तो 10 मिनट भी ना बैठे, मेरी बेटी को देखा भी नहीं, और ये कहकर इनकार कर दिया कि इन्हें हमारे घर का तौर तरीका ही पसंद नहीं आया। पहले बेटी ही मैके अपने घर बसाई बैठी है, दूसरी भी कहीं हमारा बेटा मैके ही ना ले आए। मैं शर्मिंदा होकर रह गई। अगर बड़ी बेटी को घर से निकालती तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद थी, और अगर इसके मियाँ समेत घर पर रखती तो मेरी बाकी बेटियां घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती। मैं ज़िंदगी के इस दौर पे थी जहाँ आगे का हूँ
और पीछे खाई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस मसाइल का हल निकालूं। मैंने अपने मियाँ से संजीदगी से बात की। मैंने कहा कि अपने भांजे का कोई ना कोई इंतज़ाम करो, इसका घर पे बैठाना ठीक नहीं। मेरी दूसरी बेटी का भी अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया, वो भी सिर्फ अमजद की हरकतों की वजह से। मेरे शौहर ने कहा कि कल से अब अमजद को ज़मीनों पर ले जाएंगे, खेतों में काम करे ताकि पूरा दिन वो घर से बाहर रह सके। अगले रोज़ मेरे मियाँ ने उसे सुबह सवेरे ही जगा दिया, जिस पर अमजद का मुंह सूजा गया। लेकिन मेरे शौहर ने परवाह नहीं की और अमजद से कहने लगा कि तुम मेरे साथ आज से खेतों में जाओगे। ये सुनकर तो उसने माथे पर त्योरी चढ़ाई। कहने लगा, दामाद की ये इज्जत है आप लोगों की नज़र में। मेरे शौहर को भी गुस्सा आने लगा। कहने लगा कि दामाद वो इज्जत के लायक होता है जो मेरी बेटी को संभाल ले और उसे खाने को दे। तुझे तो हम खुद पाल रहे हैं। ना जाने मैंने क्यों अपनी बहन की बात मानकर तुझे अपनी बेटी सौंप दी। अब अगर तूने मेरे साथ खेतों में काम करने से इनकार किया तो मैं तुझे धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। जब बेटी को मैं खुद ही पालना है तो फिर इसी को पालूंगा, तुझे क्यों अपने घर पे रखूं। यह सुनकर वो कुछ घबरा सा गया। जानता था कि उसके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए खेतों में जाने लगा। लेकिन काम वो वहाँ पर भी कुछ नहीं करता था। घर आता तो सीधा नहाने घुस जाता, घंटा भर नहाता रहता। जब वॉशरूम से बाहर आता तो वही धोती बनियान पहन कर सहन में बैठ जाता। गर्मी गर्मी का ववेला मचाता रहता। ठंडा पानी लाओ, लस्सी लाओ, पराठा बना के लाओ, जैसे कि बेचारा पूरा दिन खेतों में हल चलाता आया हो। मेरा मियाँ सर पकड़ कर बैठे रहता है। कहते ये वहाँ पर भी कोई काम नहीं करता, बल्कि उल्टा काम को बिगाड़ देता है। किसानों के साथ हंसी मजाक करता रहता है और मेरा जो काम होना होता है वो भी रुक जाता है। मेरी बेटी वैसे भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने गांव के एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। दूसरे दोनों बेटियां घर के कामकाज संभालती थी, लेकिन अमजद इंतहाई दर्जे का बेशर्म था कि मेरी दूसरी बेटियों को बेतकल्लिफी से पुकारता। कभी उनसे लस्सी मांगता तो कभी खाना पीना। मेरी बेटियां उससे तंग आ चुकी थी। एक बार जो बात मेरी बेटी रानी ने मुझे बताई, मेरा आबशार खून बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। कहने लगी, अम्मा, अमजद भाई की नज़र अच्छी नहीं है। पानी का गिलास पकड़ता है तो हमारा हाथ भी साथ पकड़ लेता है। कमीनगी से हंसने लगता है। कभी बेधड़क बना दस्तक हमारे कमरे में आ जाता है। ये सुनकर तो मेरा दिल ही धक से रह गया था। अब मेरी कोशिश यही थी कि उसको खाने पीने में ही दूं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। इस पर रात को उसके खर्राटे की आवाज़ों ने मेरे सर में दर्द करके रख दिया था। वो इस वक्त सहन में लाहौरी कूलर के बिल्कुल सामने लेटा खूब खरगोश के मज़े ले रहा था कि कब मेरी नज़र अपनी चारपाई पर चलते लाल बेग पर पड़ी। मुझे उसकी हरकतों पर पहले ही बहुत बड़ा गुस्सा था, इसलिए मैंने अपनी चारपाई से लाल बेग पकड़ा जो जिंदा था और अमजद के ऊपर उछाल दिया। सो सो रहा था और खराटे लेते हुए उसके मुंह भी खुला हुआ था। लेकिन जब लाल बेग उसके मुंह पर चलने लगा तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और झटके से लाल बेग उसने दूर किया तो लाल बेग उसकी धोती पर जा गिरा। बेसाख्ता मेरी हंसी छूट गई। उस वक़्त सहन में सब सो रहे थे, इसलिए अमजद को जब मुझ पर नज़र पड़ी तो समझ गया कि यह सब मैंने किया है। उसके बाद जो कुछ अमजद ने किया वो बयान से बाहर है। एक दिन जो कुछ हुआ उससे मेरे तो होश उड़ गए। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत कुछ ठीक ना थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। मेरा शौहर भी घर पे ना था, खेतों पर गया हुआ था। घर पर मेरी दोनों बेटियां थी या फिर दामाद। जब हम दोनों माँ बेटी घर पहुँचे तो घर के दरवाजे पर दस्तक देने से भी दरवाज़ा नहीं खुला और मेरी बेटी परेशान हो गई। काफ़ी देर हम लोग दस्तक देते रहे। मेरी बेटी रानी ने दरवाज़ा खोला तो वो बहुत बदहवास थी। मेरे साथ लगकर रोने लगी। मेरी तो जान ही जैसे निकल गई थी। मैं उसके रोने की वजह पूछी, लेकिन वह चुप थी, कुछ नहीं बता रही थी। बार बार अपनी बड़ी बहन की तरफ देख रही थी। मेरी बेटी ने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ ना बोल रही थी, बस रोई ही जा रही थी। मेरी बेटी ने भी बहन से पूछा कि उसे क्या, लेकिन जब रानी कुछ ना बोली तो उसने गुस्से से कहा कि अमजद कहाँ है। यह सुनकर मेरी छोटी बेटी की रंगत पीली पड़ गई थी। उसने छत की तरफ इशारा किया। मेरी बड़ी बेटी छत पर चली गई और उसका गिरेबान पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लाई। कहने लगी, तू इस काबिल नहीं कि मैं तुझे इस घर पर रखूं। मेरी बेटी ने उसे डंडों से मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
मेरी छोटी बेटी को कमरे में बंद करके अमजद रानी के साथ गुनाह करना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर हम पहुंच गए और मेरी बच्ची की इज्जत बच गई। मेरी बड़ी बेटी ने अमजद से खुला ले ली और जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहीं की प्रिंसिपल ने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने उसकी शादी कर दी। बाकी बेटियों की शादी अच्छी जगह हो गई। अमजद फ़कीरों की तरह मांग मांग कर अपना पेट भरता है। अब से उसे अकल आनी थी। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है।